गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट 3 का सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। यूनिट 3 का टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशियो को अनुपात। अनुपात एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। विश्लेषण, ठीक है। अनुपात विश्लेषण। जो स्टूडेंट्स हमारे मैथ साइड से हैं या नॉन कॉमर्स साइड से हैं, तो ये यूनिट का वो पार्ट है जिसमें आप इजी स्कोरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को ये पता होता है तो वो कि हमारे यहाँ एमबीए करने वाले बच्चे बीएससी से भी हो सकते हैं, बीटेक से भी हो सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसमें ना जनरल एंट्रीज होती हैं, ना इसमें अकाउंट बनता है। इसमें सीधे सीधे हम फॉर्मूले को पुट करते हैं और वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि रेशियो एनालिसिस में हमको पता है अनुपात में जैसे 1:3, तो 1 क्या होगा? न्यूमरेटर, और 3 क्या होगा? डिनोमिनेटर, ठीक है। 1:3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एक की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होती है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं? 1:3। ओ सॉरी। अब रेशियो एनालिसिस हम ये भी एक तरह का स्टेटमेंट है, ये किसी तरह का अकाउंट नहीं है, ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है जिससे कि हम बिजनेस की फाइनेंशियल हालत जान सकते हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल हालत बिजनेस की हमको पिक्चर देखनी है तो हम पिक्चर को उसमें देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी बैलेंस शीट में असेट्स जो है वो 20 lakhs के हैं और उसकी जो लायबिलिटी है वो दायित्व जो है वो 8 लाख के हैं। तो किस रेशियो में एसेट है और किस रेशियो में लायबिलिटीज है? जब आप इसको इससे डिवाइड दोगे तो क्या आंसर आएगा? 2.5:1, ठीक है। असेट्स उसके पास 2.5 गुना है जितना उसके पास दायित्व है, तो इसको जितने दायित्वों का निर्वाह करना है, जितने लोगों की लायबिलिटीज उसके ऊपर है, उससे ज्यादा उसके पास असेट्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी बिजनेस की कंडीशन साउंड है, ठीक है। अब रेशियो एनालिसिस ये होता है सिंपल रेशियो, ये हो गया सिंपल रेशियो। अब मैं इसको बोलूं कि परसेंटेज में, तो परसेंटेज में क्या होगा? 250% इज टू 40%, मतलब 250 गुना उसके पास लायबिलिटी के कंपैरिजन में एसेट्स हैं, ठीक है, परसेंटेज की जब बात होगी तो। अब ऑब्जेक्ट या इंपॉर्टेंस क्या होता है रेशियो का? अच्छा, इसकी थ्योरी भी आसान है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो है ही इसमें और थ्योरी भी इसकी आसान है। हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पॉलिसी। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे मुझे पता चला गया कि मेरे पास असेट्स और लायबिलिटीज किस रेशियो में है? 2.5:1, ठीक है। तो मुझे क्या पता रहेगा कि मेरी पास असेट्स 2.5 गुना है। अगर मेरे पास लायबिलिटीज बढ़ भी जाती हैं
तो कोई भय खाने वाली या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हेल्पफुल इन कंपैरिजन, हेल्पफुल इन कंपैरिजन। कंपैरिजन सिंपल है, ये 2025 का है रेशियो, तो मैं 2024 का निकाल लूंगा, 2023 का निकाल लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बिजनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है। हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को नियमित करने के लिए भी हम रेशियो निकालते हैं, एक्सपेंसेस का रेशियो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट में, ठीक है। तो कॉस्ट सेल्स का रेशियो हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ठीक है। तो इससे भी हमको, अगर हमारी रेशियो निकाल के हमको पता चल जाएगा कि हमारा एक्सपेंसेस की क्या प्रोपोर्शन है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में सहायक होते हैं। रेशियो एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, मेरे एग्जांपल में हमने क्या किया था कि 2.5 गुना मेरे पास एसेट्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मेरे लायबिलिटीज के। तो मैं अगर कोई रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं बैंक से लोन लेना चाहता हूँ है ना, या क्रेडिट पे और बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मेरे पास उतना सेफ गार्ड है। हेल्पफुल इन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अप्रेजल, एफिशिएंसी बिजनेस की बढ़ सकती है इससे। ट्रेंड तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रोसेस, यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रोसेस, कैसे, ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। अकाउंटिंग, जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाओगे बेटा, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, जर्नल सही बनाओगे, तो उसकी जो वैल्यूज निकलेंगी उसी से आप रेशियो बनाओगे। तो आपका रेशियो किसके ऊपर बेस्ड है, जो आपने अकाउंटिंग पहले की हुई है। तो वो अकाउंटिंग को चेक, क्योंकि देखो यहाँ पर मान लो 2.5:1 का रेशियो आ रहा था असेट और लाइबिलिटीज का। अगर अकाउंट्स में कोई भी गलती आती तो हो सकता है इसकी वैल्यू बढ़ जाती, इसकी वैल्यू घट जाती, फिर क्रॉस चेक होता, तो हमको पता चल जाता कि हमने अकाउंटिंग में कहीं पे मिस्टेक की है बड़ी, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है रेशियो एनालिसिस के, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या होते हैं। हम लास्ट पॉइंट से ही शुरू करते हैं। मान लो अगर अकाउंटिंग में हमने जर्नल एंट्रीज की रिकॉर्ड सही ढंग से नहीं किया है, तो अल्टीमेटली जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो भी हमारे गड़बड़ाएंगे, क्योंकि रेशियो का बेस क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन की बेस्ड ऑन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड चाहिए। अगर अकाउंटिंग गलत तो रेशियो गलत। Limitation of comparison, comparative study required, comparative study, comparative study required, comparative study required का मतलब क्या होता है कि हमको कंपैरेटिव कंपैरिजन करने में सहायक होते हैं, कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी में अगर हमने रेशियो एनालिसिस में कंपैरिजन नहीं किया है दोनों साल का, ठीक है, तो हमारे रेशियो को हम सही कैसे ठहराएंगे। तो कंपैरेटिव स्टडी होना जरूरी है। रेशियो एनालिसिस अलोन आर नॉट एडिक्वेट, ये अलोन
आर नॉट अलोन आर नॉट एडिक्वेट। अलोन आर नॉट एडिक्वेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि सिर्फ रेशियो एनालिसिस, रेशियो बना लेने से या रेशियो निकाल लेने से मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मैंने बिजनेस का पूरा निष्कर्ष निकाल लिया। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रोसेस, वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। अगर मैंने कोई भी फेरबदल अपना अकाउंटिंग में किया है, ठीक है, छेड़छाड़ करी है अकाउंटिंग में, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन रिजर्व बढ़ा दिया, ठीक है, पिछले साल नहीं बढ़ाया था, और मैंने उसकी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं, तो रेशियो किस पर बेस्ड है, फाइनेंशियल अनअकाउंटिंग पर। तो अल्टीमेटली आपके जो रेशियो हैं वो भी गलत आएंगे, ठीक है। तो वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रोसेस, जो आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसमें अनियमितताएं अगर होंगी, वेरिएशन अगर होगा, तो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस में भी गलती होगी। लैक ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड, ठीक है। आइडियल स्टैंडर्ड, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम कह सकते हैं कि हम करीब करीब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। पर रेशियो में क्या होता है, अनुपात में क्या होता है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अकाउंट्स में, जैसा मैंने देखा है और मैंने किया है जब कॉर्पोरेट में जॉब, तो आइडियल स्टैंडर्ड पे हम कभी भी रेशियो नहीं निकालते हैं। मतलब कि ये अनुपात हो सकता है कि थोड़ा मेरा डिफरेंट हो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट हो। चेंज इन चेंज इन प्राइस लेवल, ठीक है। प्राइस लेवल का मतलब है कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो नेचुरली बिजनेस में क्या होता है, मुझे क्रेडिट पे कुछ दिन सामान देना होता है, ये भी प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। या बेड डेब्ट्स अपने आप से बढ़ जाते हैं क्योंकि क्रेडिटर बढ़ेंगे तो पैसे डूबने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो क्या होता है कि प्राइस अगर बदल बदल रहा है, प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर बराबर बराबर चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्लक्चुएशन आ रहा है। जैसे आज आप देख रहे हो गोल्ड में और सिल्वर में कितना प्राइस फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल अब क्या होगा कि अचानक से सामान महंगा आएगा, महंगा आएगा तो डेटर्स और क्रेडिटर्स के अंदर खलबली मचेगी, ठीक है, फ्लक्चुएशन आएगा उसके अंदर, तो आपके जो रेशियो हैं, जो अनुपात हैं, वो गड़बड़ाएंगे। अभी जैसे अगर हम इकोनॉमी की बात करें, थोड़े थोड़े हम करंट टॉपिक्स को भी अपनी क्लास में डिस्कस किया करेंगे। अभी आप कुछ दिनों बाद देखना, अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है कि सिल्वर के रेट बढ़े हैं या गोल्ड के रेट बढ़े हैं, तो अभी आपको महंगाई पता नहीं चल रही है। ये महंगाई अल्टीमेटली बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी? इसलिए बढ़ेगी कि इंडियन गवर्नमेंट जो भी करेंसी छापती है उसका बेस होता है बेटा गोल्ड, ठीक है। अब आपने कंट्री के अंदर गोल्ड का रेट बढ़ गया तो दूसरी कंट्री से मान लो आपको गोल्ड खरीदना पड़ रहा है, तो वो कंट्री में जो गोल्ड का प्राइस है उसी प्राइस को मद्देनजर रखते हुए आपको गोल्ड की सप्लाई करेंगे, और जब आपको गोल्ड की सप्लाई उस प्राइस पे होगी तो निश्चित मान लीजिए महंगाई की दर बहुत ज्यादा उछाल लेने वाली है। इफेक्ट, और क्योंकि हमारे देश में करेंसी का जो बेस है वो गोल्ड है। इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड एफिशिएंसी, पर्सनल एफिशिएंसी एंड एबिलिटी। अकाउंटेंट्स ज्यादातर कौन से बैकग्राउंड से होते हैं, कॉमर्स, उनकी मैथ्स अच्छी
कम होती है। तो जब मैथ्स कम अच्छी होगी तो उनको अगर रेशियो निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो हियर कम्स दी प्रॉब्लम, यहाँ उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं वो एनालिटिकल, विश्लेषण करने वाले हों, एनालिसिस करने वाले हों, और टेक्निकल बंदे हों। तो टेक्निकल बंदे जब आपके पास होंगे तो वो आपके रेशियो एनालिसिस को भली भांति निकाल पाएंगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज तो 12th पास बंदा भी कर लेगा। अब प्रिकॉशंस इन यूजिंग, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए कहीं पे कि प्रिकॉशन क्या लेने होते हैं। प्रिकॉशन फॉर आरए कर देता हूं मैं, रेशियो एनालिसिस। प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं हमको जब हम अकाउंटिंग में अब रेशियो एनालिसिस लेकर आए, तो हमारे पास प्रिकॉशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, जैसे डॉक्टर हमको बताता है ना कि बुखार के साथ ये टेबलेट के साथ आपको दूध पीना पड़ेगा, आपको जूस लेना पड़ेगा, वैसी हमारी अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में भी हमको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया तो पता चला आपका बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में था और वो लॉस शो करने लगा, वो आप प्रॉफिटेबिलिटी में और लॉस शो करने लगा, जिसके कारण आपने हो सकता है बिजनेस को क्लोज कर दिया या आपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं किया। तो नेचर ऑफ डाटा, नेचर ऑफ डाटा सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। आपके पास जो डाटा आया है, जो सोर्सिंग से आपके पास डाटा आया है, वो डाटा आपके पास जबरदस्त एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए उसके अंदर, और वो बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए डाटा, है ना। क्योंकि मैं अगर बताऊं बैलेंस शीट में, अगर हम डाटा में मान लीजिए यहाँ पर 5 जीरो थे और मैं इसको 1000 में ले रहा हूं, एक बार मैंने 1000 में ले लिया, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो रेशियो है वो बिगड़ जाएगा। पर बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां अनुपात नहीं निकल रहा है ना, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं। तो एक की हालत बिगड़ी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली बिगड़ ही जानी है। टाइम लैग बिटवीन कम्युनिकेशन, ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट एक्यूरेट होने चाहिए। अगर कैलकुलेशन में आपने करने में गलती कर दी, पूरा मैथ्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो आपके रेशियो बिगड़ सकते हैं। मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, मेथडोलॉजी आपने क्या यूज की है, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि मेरे पास 20 लाख की बिल्डिंग है, असेट, और 8 लाख का मेरे ऊपर कर्जा है, या कर्जा है या क्रेडिटर मान लू मैं इसको, बिजनेस में तो क्रेडिटर ही हो जाएंगे ये। ठीक है, 20 लाख के एसेट है और 8 लाख के क्रेडिटर है, राइट। अब रेशियो क्या निकल रहा है, 2.5:1, 2.5:1, जब हमने उसको डिवाइड किया तो 20 लाख को 8 से हम जब डिवाइड करेंगे तो, अब मैं इसको कितनी तरह से इंटरप्रेट कर सकता हूं, कैसे इंटरप्रेट कर सकता हूं कि ये जो 8 लाख है जिनको मुझे मार्केट में देना है, तो पहले तो मैं या तो इनको दूं या इसके ऊपर मेरे इंटरेस्ट भी तो लगेगा। ठीक है, 20 लाख के एसेट है पर उसकी रीसेल वैल्यू क्या है ना, उसकी बुक वैल्यू क्या है। तो जो मैं हूं, जो इंडिविजुअल है या बिजनेसमैन है, वो हमने क्या पढ़ा था, हमेशा अपने एसेट की वैल्यू बढ़ा के रखता है। ठीक है, पर रियल मार्केट वैल्यू उसकी क्या है वो डिपेंड करती है। तो मेथड, मेथड मतलब ये है कि मैं किस प्रकार से, और मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास 20 लाख के एसेट है तो कुछ नहीं है, मेरे पास भी 8 लाख की तो क्रेडिट है। ठीक है, तो मेथड इसमें एक्यूरेट होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट
एंड बेनिफिट। और कई कई बार बिजनेसमैन इसी में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं कि मेरे पास 20 लाख की बिल्डिंग है, मेरे पास उधारी 8 लाख की है, मैं अभी उधारी को और बढ़ने दूं। भाई उधारी को आप बढ़ने दोगे, पर उधारी को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो उधारी बिजनेस को ले डूबती है। प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये कॉस्ट एंड बेनिफिट। कॉस्ट एंड बेनिफिट का मतलब होता है कि कॉस्ट क्या है, लागत क्या है, और मुझे उससे बेनिफिट मुनाफा क्या हो रहा है। ठीक है, लागत और लाभ, लागत और लाभ। ठीक है, कॉस्ट और बेनिफिट, राइट। जैसे आप जब जॉब के लिए जाओगे, ठीक है, तो या मैं भी प्लेसमेंट्स भी देखता हूँ, तो एक आमतौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है एम्प्लॉय से या फ्यूचर एम्प्लॉय से कि आपकी कॉस्ट हमको 3-3.5 लाख रुपए साल पड़ रही है, या हमको 2.5 लाख रुपए साल पड़ रही है, हमको 5 लाख रुपए साल पड़ रही है, आप हमको बेनिफिट क्या दोगे, है ना। तो बेनिफिट कम से कम आपको क्या श्योर करना है कि सर 3.5 लाख मतलब 30,000 रुपए महीना, मैं कम से कम लाख रुपए की आपको सेल तो दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो कॉस्ट और बेनिफिट। प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या कहा हमने कि अगर मैं रेशियो एनालिसिस के ऊपर अपने बिजनेस की पिक्चर को बनाता हूं और अगर मेरे पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है रिकॉर्डिंग का, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मेरा जो पिक्चर है वो गलत शो होगी बिजनेस की। अटेंशन इन चेंज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। प्राइस लेवल, प्राइस लेवल अल्टीमेटली जो अभी इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगे हैं, अमेरिका ने जो टैरिफ्स लगाए हैं 500%, ठीक है, 50% परसों और लग गया है हमारे ऊपर, अगर हमने अमेरिका के दुश्मन के साथ अगर बिजनेस किया तो अल्टीमेटली क्या है कि प्राइस लेवल के ऊपर हमको चेक रखना होता है कि किस लागत के ऊपर हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर हमारा कॉस्ट, हमको कॉस्ट लेवल नहीं पता है किस लेवल पे हमको बिजनेस करना है और किस लेवल पे हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या होगा अल्टीमेटली प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाएगा, रेशियो एनालिसिस चेंज हो जाएगा। तो जो भी हमारे एक्सपोर्टर थे जो अमेरिका को सामान बेचते थे, इस समय उन सबके रेशियो बिगड़े हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर पेनल्टी लगी हुई है। ठीक है, अब नेचर ऑफ रेशियो एनालिसिस, हमने रेशियो एनालिसिस का नेचर क्या बताया, लॉजिकल है। ठीक है, नेचर क्या है इसका, रेशियो एनालिसिस का, लॉजिकल है। लॉजिकल क्यों है, क्योंकि इसमें मैथ्स इन्वॉल्व होता है, और जहां मैथ्स इन्वॉल्व होता है वहां लॉजिक चीजें अपने आप से स्टार्ट हो जाती हैं बिना बोले। ठीक है, और कैलकुलेशन नॉलेज की जरूरत होती है इसमें। ठीक है, और टेक्निकल है। अब मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, मोड हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, रेट, प्रोपोर्शन और परसेंटेज। रेट के ऊपर हम इसको शो करते हैं रेशियो एनालिसिस को, प्रोपोर्शन रेट के ऊपर, प्रोपोर्शन के ऊपर, और रेट, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। रेट मैंने बताया था 20 लाख की बिल्डिंग, 8 लाख के क्रेडिटर, 2.5:1। हाँ, परसेंटेज में कितना हो गया, 250%:40%। ठीक, तो रेशियो एनालिसिस मतलब अनुपातिक विश्लेषण, अनुपातिक विश्लेषण।
हम एक वैल्यू को दूसरे की टर्म्स में जब एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेस हो रहा है ना 2:1, है ना, तो ये रेशियो अनुपात जो है एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू को पर एक्सप्रेस करती है। परसेंटेज का आपको बता ही दिया मैंने। अब हम कल करेंगे रेशियोज, ठीक है, और उनकी प्रैक्टिकल्स। थैंक यू स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग विथ मी, हैव अ नाइस डे।